हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्लिप फ्लॉप्स और ये लैचेस के ऊपर ही बेस करता है। बट फ्लिप फ्लॉप और लैचेस में बस यही डिफरेंस है कि फ्लिप फ्लॉप सिंक्रोनस डिवाइसेस हैं। सिंक्रोनस का मतलब है कि जब भी हमारे पास आउटपुट चेंज होगा वो क्लॉक के सिग्नल के ऊपर चेंज होगा, उसके फॉलिंग या राइजिंग एज के ऊपर चेंज होगा, तो दैट इज़ सिंक्रोनाइज विद द क्लॉक। इसी वजह से हम फ्लिप फ्लॉप्स को सिंक्रोनस बाइस्टेबल डिवाइसेस भी कहते हैं। बाइस्टेबल का मतलब है कि दो ही स्टेट्स में होंगे, और बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स भी कहते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स में और लैचेस में ये भी डिफरेंस है कि फ्लिप फ्लॉप को हम एज ट्रिगर्ड कहते हैं। एज ट्रिगर्ड का मतलब है कि जब भी हमारे पास फॉलिंग या राइजिंग एज होगी क्लॉक की, उसी के ऊपर वो ट्रिगर होगा उसका आउटपुट। जबकि लैचेस जो होते हैं दे आर लेवल सेंसिटिव, वो जो लेवल्स हमारे पास आ रहे होते हैं इनपुट के, वो उसके ऊपर अपने आउटपुट्स को चेंज कर रहा होता है। तो हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप्स आर एज ट्रिगर्ड या एज सेंसिटिव। तो यूजुअली हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। क्या फ़र्क होता है इन दोनों में? पॉजिटिव और नेगेटिव, अब हमारे पास क्लॉक का जो सिग्नल है या तो वो राइज़ हो रहा होगा, उस वक्त मेरे पास फ्लिप फ्लॉप में चेंजेस अगर होंगे जब वो ट्रिगर होगा, या फिर जब उसका सिग्नल क्लॉक का हाई से लो पर आ रहा होगा, जब नीचे गिर रहा होगा, उस वक्त हमारे पास फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू चेंज होगी। तो हम इसको कहते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। ये दोनों के सर्किट लॉजिक डायग्राम्स हैं, लॉजिक सिंबल्स हैं। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो ट्रायंगल है वो हमें बता रहा होगा दिस इज़ अ डायनेमिक इनपुट, जो कि रन टाइम पे हमारे क्लॉक का पता चल रहा होगा। और ये जब भी हम इसका लॉजिक डायग्राम बनाएंगे तो क्लॉक को हम इसी तरह ट्रायंगल से डिनोट करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ट्रायंगल्स हैं सारे। हम दो तरह के फ्लिप फ्लॉप्स देखेंगे अभी, डी फ्लिप फ्लॉप और जे के फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर हमारे पास एक ही इनपुट होगा, तो हमारे पास एक ही इनपुट है डी, और क्लॉक का तो ऑब्वियसली सिंक्रोनस करने के लिए हम उस क्लॉक का इनपुट देते ही हैं, तो वो भी हमारे पास होगा। जब हम जे के फ्लिप फ्लॉप देखेंगे तो जस्ट लाइक हमने एसआर में देखा तो हमारे पास दो इनपुट्स थे, यहाँ पर भी हमारे पास दो इनपुट्स होंगे जे और के, और साथ में हमारे पास क्लॉक सिंक्रोनाइज्ड होगा, तो क्लॉक का इनपुट है सी। आउटपुट्स वही हैं क्यू और क्यू बार। ऊपर जब हम देखते हैं इन लॉजिक डायग्राम्स में दीज आर द सिंपल इनपुट्स, और यहाँ पर हमें आउटपुट में क्यू और क्यू बार मिल रहा है। जब नीचे देखते हैं तो यहाँ पर क्लॉक से पहले एक छोटा सा बबल बना हुआ है जो कि बता रहा है कि दिस इज़ अ नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। जो ऊपर देख रहे थे दिस वाज पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, जो नीचे देख रहे हैं दिस आर द नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे छोटा सा एक बबल बना हुआ नज़र आ रहा है क्लॉक के सिंबल से पहले। ये जो छोटा सा बबल है ये हमें बता रहा होता है कि अब हम लोग आउटपुट जब चेंज करेंगे, जब हमें क्लॉक के ऊपर जो एज होगा, जो क्लॉक का एज होगा वो हाई से लो की तरफ जा रहा होगा। और जब हम पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड की बात करते हैं तो जब हम चेंजेस करेंगे जब वो लो से हाई के ऊपर जा रहा होगा। तो ये भी हम एग्जांपल के थ्रू भी देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहला टाइप है दैट इज़ द डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप अपना स्टेट जब भी सेट करता है जब मेरे पास आउटपुट में 1 होगा, जिस तरह डी लैच में था इसी तरह डी फ्लिप फ्लॉप में भी है कि जब भी मेरे पास इनपुट में 1 होगा तो आउटपुट में भी 1 जनरेट होगा। जब इनपुट में मेरे पास 0 होगा तो आउटपुट में भी 0 आएगा। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर हमारे पास क्लॉक है तो हमें साथ में सिर्फ डी के इनपुट को नहीं देखना होगा, जिस तरह वहाँ पर हम इनेबल के इनपुट को देख रहे थे, यहाँ पर हमें क्लॉक के इनपुट को देखना होगा कि क्लॉक में भी मुझे क्या मिलना चाहिए, हाई मिलना चाहिए अगर तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। तो इसका मतलब है कि जब भी मेरे पास हम डी फ्लिप फ्लॉप की या किसी भी फ्लिप फ्लॉप की बात करेंगे तो वो अपना स्टेट कभी भी नहीं चेंज कर सकता, कभी नहीं बदल सकता जब तक कि उसको क्लॉक की पल्स ना मिल जाए। जब तक कि उसे क्लॉक से अगर मैं कह रही हूँ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है तो पॉजिटिव सिग्नल यानी कि लो से हाई पर ना चला जाए क्लॉक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास दो ही पॉसिबल इनपुट्स होंगे जो इसका ऑपरेशन होगा डी लैच का। तो इसमें हमारे पास दो ही पॉसिबल इनपुट्स हैं। मेरे पास जैसे ही क्लॉक के ऊपर पल्स जनरेट होती है फ्रॉम लो टू हाई, और मेरे पास डी के ऊपर 1 आता है, तो आउटपुट में भी मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर प्रीवियस वैल्यू 0 थी तो अब वो 1 हो जाएगी, अगर वो 1 थी पहले से तो वो 1 ही रहेगी। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब भी मैं क्लॉक के ऊपर देखती हूँ, क्लॉक के ऊपर मुझे पल्स मिलती है, डी की वैल्यू 0 थी, 0 मैंने इनपुट दी है, अगर तो क्यू की वैल्यू 1 थी तो वो 0 हो जाएगी, और अगर 0 थी तो वो 0 ही रहेगी। तो दिस इज़ द बेसिक ऑपरेशन ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। और यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका सिंपल सा ट्रुथ टेबल है। दो ही इनपुट्स हैं डी के लिए, दो ही इनपुट्स हैं डी और क्लॉक है,
और डी हमेशा मेरे पास, क्योंकि एक सिंगल इनपुट है तो उसकी वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। और क्लॉक पे हम हमेशा, क्योंकि पॉजिटिव एज ट्रिगर देख रहे हैं, तो हम हमेशा लो से हाई वाला देखेंगे कि वहाँ पर मुझे मिल रहा है इनपुट, तो फिर वो क्यू पे आउटपुट जनरेट करेगा, अदरवाइज़ वो करेगा ही नहीं जनरेट। तो 0 के ऊपर हम कहते हैं दिस इज़ द रीसेट स्टेट, और 1 के ऊपर क्योंकि आउटपुट 1 हो रहा है तो दिस इज़ द सेट स्टेट। तो ये हमारे पास एग्जांपल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिस इज़ द टाइमिंग डायग्राम। क्लॉक के ऊपर मेरे पास पल्सेस आ रही हैं, उनको हमने नंबर करा हुआ है 1 से लेकर 6 तक, यानी कि यही वो टाइम होगा जहाँ पर मेरे पास आउटपुट के ऊपर चेंजेस अगर होंगे, इसके अलावा चेंजेस अगर होंगे ही नहीं। तो हम यहाँ पर सिर्फ उस वक्त ही डी की वैल्यू चेक करेंगे जब क्लॉक की वैल्यू यहाँ पर लो से हाई जा रही होगी। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं डॉटेड लाइंस बनी हुई, ये वो पॉइंट होगा जहाँ पर आउटपुट में चेंजेस आएंगी डिपेंडिंग कि डी की वैल्यू क्या है। तो डी की वैल्यू हमने देखा 0 है तो क्यू की वैल्यू भी 0 आ रही है, और क्यू 0 है तो क्यू बार 1 होगा। इसी तरह की जब दोबारा से सेकंड पल्स पे देखते हैं अगेन 0 थी तो वो 0 ही रहेगी, ऑल्दो वो बाद में लो से हाई हो रही है, लेकिन उस वक्त क्योंकि पल्स जनरेट नहीं हो रही क्लॉक की, तो हम उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ हम आउटपुट जब ही चेंज करेंगे जब क्लॉक की पल्स जनरेट हो रही होगी। सिमिलरली जब थर्ड पल्स पे देखते हैं तो यहाँ पर मेरे पास डी की वैल्यू 1 मिल रही थी, तो आउटपुट में भी 1 आ जाएगा, क्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी और क्यू बार 0 हो जाएगा। 4 के ऊपर भी हम देखते हैं कि डी की वैल्यू 0 थी, तो यहाँ पर फ़ौरन से मेरे पास आउटपुट में क्यू की वैल्यू 1 से 0 पर चली जाएगी और क्यू बार की वैल्यू 0 से 1 पर आ जाएगी। सिमिलरली 5 के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर मेरे पास डी की वैल्यू 1 थी, तो आउटपुट में भी मेरे पास 1 आ जाएगा। और 6 के ऊपर देखते हैं 1 थी और डी की वैल्यू 1 थी, तो क्यू की वैल्यू 1 ही रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, पहले से 1 थी तो 1 ही रहेगी, सेट स्टेट पे रहेगा। ये इसका सर्किट डायग्राम है, दैट इज़ वेरी सिमिलर टू डी लैच, बस यहाँ पर हमने एक और इनपुट ऐड कर दिया है, दैट इज़ द क्लॉक पल्स, जो वहाँ पर एनेबल का इनपुट था, यहाँ पर हमारे पास क्लॉक पल्स है। वहाँ पर हम कह रहे थे कि जब भी एनेबल हाई होगा तो उस वक्त ही हमारे पास आउटपुट जनरेट होगा। यहाँ पर हम कह रहे हैं क्योंकि सिंक्रोनस डिवाइस है तो यहाँ पर हमारे पास जब भी पल्स जनरेट होगी क्लॉक के ऊपर तो वो तभी आउटपुट जनरेट करेगा। तो दिस इज़ सिमिलर टू डी लैच। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्लिप फ्लॉप्स जो होते हैं वो लैचेस के थ्रू ही बनते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है कि जो ब्लू से शेड हुआ है, दिस इज़ जो क्यू और क्यू बार का मुझे आउटपुट मिल रहा है, दिस इज़ द सेम लॉजिक डायग्राम ऑफ लैच और सर्किट डायग्राम। और जो उससे पहले वाला है दीज आर द स्टीयरिंग गेट्स, यानी कि हमारी पल्स को कंट्रोल करूँगा और इनपुट्स को कंट्रोल करूँगा। नेक्स्ट तो हम देखेंगे फ्लिप फ्लॉप, दैट इज़ द जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप हमारे पास सिमिलरली काम करता है एस आर फ्लिप फ्लॉप, लेकिन यहाँ पर बस एक जो हमारे पास एस आर फ्लिप फ्लॉप में एक समझ लो कि एक डिसएडवांटेज था कि वो जब भी हम उसको, अगर मैं एक्टिव हाई एस आर फ्लिप फ्लॉप की बात करूँ या एस आर लैच की बात करूँ, तो हमने उसका ट्रुथ टेबल देखा था। हमने कहा था कि हम जब भी एक्टिव हाई के लिए जब दोनों इनपुट्स मेरे पास 0 होंगे तो वो एक इनवैलिड स्टेट पर चला जाता है, तो दैट वाज द ड्रॉबैक। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जब भी हमारे पास अगर मैं एक्टिव लो की बात करती हूँ तो वहाँ पर हम कह रहे हैं कि जब भी मेरे पास दोनों इनपुट्स हाई होंगे तो फ्लिप फ्लॉप जो होगा वो इनवैलिड स्टेट में नहीं जाएगा, जबकि वो अपने एक नए स्टेट में चलाएगा, दैट इज़ द टॉगल स्टेट। टॉगल स्टेट का मतलब है कि अगर तो उसकी वैल्यू पहले 1 थी तो वो अब 0 हो जाएगी, और अगर 0 थी तो वो 1 हो जाएगी, वो टॉगल कर देगा। तो यहाँ पर हम ऑपरेशन देख सकते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप का। हम कह रहे हैं कि जब भी मेरे पास इनपुट में 1 है क्योंकि एक्टिव हाई है ये, तो यहाँ पर जब भी मेरे पास जे की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 0 है, दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन, तो आउटपुट पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सेट हो जाएगा, सेट स्टेट पे चला जाएगा, गिवन कि मेरे पास क्लॉक की पल्स जनरेट हो रही है। दूसरा हम देख सकते हैं कि जब भी मेरे पास जे की वैल्यू 0 होगी, के की वैल्यू 1 होगी, दैट इज़ 0 1 के ऊपर, वो रीसेट स्टेट पर चला जाएगा, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर 1 थी वो तो अब 0 हो जाएगी, गिवन कि मेरे पास क्लॉक की पल्स जनरेट हो रही है, दिस इज़ द सेकेंड स्टेट। और इसी तरह हम देख सकते हैं कि जिस तरह वहाँ पर था 1 1 के ऊपर कोई चेंज नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर भी मेरे पास 1 1 के ऊपर 1 1 के ऊपर इनवैलिड स्टेट था, यहाँ पर मेरे पास 1 1 के ऊपर टॉगल स्टेट होगा। तो अगर मेरे पास क्यू की वैल्यू पहले 1 थी तो वो अब 0 हो जाएगी, और अगर वो 0 थी तो वो अब 1 हो जाएगी। वहाँ पर जिस तरह हमने देखा था कि 0 0 के ऊपर मेरे पास इन होल्ड स्टेट था,
तो यहाँ पर भी मेरे पास 0 0 के ऊपर होल्ड स्टेट है, कोई चेंज नहीं होगा, जो स्टेट था वो वही रहेगा, जो इनपुट था वो वही रहेगा। तो दीज आर द 4 ऑपरेशंस जो कि हम देख सकते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप के। 4 ही पॉसिबिलिटीज़ होंगी, 2 इनपुट्स हैं जे और के, तो मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, चारों पॉसिबिलिटीज़ हमने बता दी हैं। तो दिस इज़ द ट्रुथ टेबल, और ये ट्रुथ टेबल साथ में इनपुट में क्लॉक को भी ले रहा है, क्योंकि जब भी क्लॉक की पल्स जनरेट होगी उसी वक्त मेरे पास आउटपुट जनरेट होगा, अदरवाइज जनरेट ही नहीं होगा। तो 0 0 के ऊपर दिस इज़ द होल्ड कंडीशन, 0 1 के ऊपर रीसेट है, 1 0 के ऊपर सेट है, और 1 1 के ऊपर जहाँ पहले इनवैलिड होता था वहाँ पर अब इनवैलिड नहीं है, अब टॉगल स्टेट है। यानी कि मेरे पास अगर प्रीवियस स्टेट में क्यू नॉट था तो क्यू नॉट बाहर हो जाएगा, यानी कि अगर 0 था तो 1 हो जाएगा, और अगर 1 था तो वो 0 हो जाएगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो हमारे पास यहाँ पर 2 इनपुट्स हैं जे और के। अगेन हमारे पास क्लॉक की पल्स है, और हम कह रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ लॉजिक डायग्राम में नज़र आ रहा है एक छोटा सा हमें बबल बना हुआ क्लॉक से पहले। दैट मीन्स कि यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। नेगेटिव एज ट्रिगर्ड का मतलब है कि जब भी अब मेरे पास क्लॉक की पल्स हाई से लो पर जाएगी ना, हमें सिर्फ तभी आउटपुट में चेंज करना है, अब हम लो से हाई वाले को नहीं देखेंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पर जो डॉटेड लाइंस नज़र आ रही हैं वो सिर्फ वही नज़र आ रही हैं जहाँ पर मेरे पास पल्स ख़त्म हो रही है। पहले हम वहाँ पर डॉटेड लाइन बना रहे थे जहाँ पर पल्स स्टार्ट हो रही थी क्लॉक की। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जहाँ पर मेरे पास पल्स हाई से लो जा रही है, सिर्फ वहीं पर चेंजेस आएंगे, सिर्फ वहीं पर आउटपुट चेंज होगा। ठीक है, तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड एंड नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। अच्छा, अब हम देखते हैं जे और के की वैल्यूज़। हमने यहाँ पर बना दिया टाइमिंग डायग्राम के हिसाब से कि जहाँ जहाँ क्लॉक की पल्सेस मिल रही हैं, सिर्फ वहीं पर मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइंस बनाई हैं, सिर्फ वहीं पर हम देखेंगे जे और के की वैल्यू, उसके अलावा हम देखेंगे ही नहीं जे और के की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम हम देखते हैं यहाँ पर मेरे पास जे की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू भी 1 है। तो 1 1 के ऊपर दिस इज़ द टॉगल स्टेट, क्योंकि हम इनिशियली अज्यूम कर रहे हैं, हमें गिवन भी था कि क्यू की वैल्यू इनिशियली 0 है, तो अगर वो 0 थी तो टॉगल होने के बाद वो दोबारा से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सिमिलरली जब हम सेकेंड टाइम देखते हैं, सेकेंड पल्स के ऊपर मेरे पास जे की वैल्यू 0 है, के की वैल्यू 0 है, और 0 0 का मतलब होता है होल्ड स्टेट, तो वो वही स्टेट पे रहेगा जो वो प्रीवियसली था, यानी कि हाई के ऊपर। नेक्स्ट टाइम जब हम देखते हैं तो जे की वैल्यू इज़ 0, के की वैल्यू इज़ 1, तो 0 1 के ऊपर मुझे पता है दिस इज़ द रीसेट स्टेट, वो अपने आप को रीसेट कर देगा। तो मैं अगर 1 पर थे हम लोग तो 0 पर चले जाएंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे आउटपुट में पहले 1 पर था तो अब 0 पर चला गया। सिमिलरली हम यहाँ पर देखते हैं जब 4 के ऊपर पल्स नंबर 4 जनरेट हुई है, तो जे की वैल्यू 1 थी, के की वैल्यू 0 थी। दिस इज़ द सेट स्टेट 1 0। 1 के ऊपर वो अपने आप को सेट कर देगा, तो मेरे पास आउटपुट में भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पहले 0 था तो वो अब 1 हो जाएगा, सेट कर देगा। लास्ट जो पल्स है 5 वाली, यहाँ पर मेरे पास वही सेम वैल्यूज़ हैं, जे की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 0 है, अगेन सेट स्टेट है, पहले भी सेट ही स्टेट था, 1 था तो वो 1 ही कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, तो दिस इज़ द टाइमिंग डायग्राम ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। ये इसका लॉजिक डायग्राम या सर्किट डायग्राम है, जो कि एग्जैक्टली वही है जो कि डी लैच का था, बस यहाँ पर मेरे पास जे और के 2 इनपुट्स आ गए हैं, और क्योंकि मुझे टॉगल स्टेट को भी रखना है अपने पास, तो मैंने जो आउटपुट लिया था क्यू, वही एज एन इनपुट जा रहा है यहाँ पर गेट G1 और G2 के पास। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन जेके फ्लिप फ्लॉप एंड डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर हमारे पास सिंगल ही इनपुट था, वो ही जा रहा था दोनों गेट्स के अंदर, और वहाँ पर क्योंकि मेरे पास कोई टॉगल स्टेट नहीं होता था, तो मेरे जो क्यू आउटपुट है वो वापस रिवर्स बैक होकर G1 G2 में नहीं जा रहा था, यहाँ पर वो दोबारा से रिवर्स बैक होकर G1 G2 पर जा रहा है। क्यों? ताकि हम लोग जो इनवैलिड स्टेट थी, जो कि SR लैच में भी होती थी, हम उससे बच सकें। अब हमारे पास जो 1 1 का स्टेट है, यानी कि जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू 1, वहाँ पर देयर विल नॉट बी एन इनवैलिड स्टेट, वो टॉगल स्टेट होगा। अच्छा, अब जो हम नेक्स्ट चीज़ देख रहे हैं दैट इज़ काउंटर्स। काउंटर्स में भी हम सिर्फ अभी एसिंक्रोनस काउंटर्स देखेंगे। एसिंक्रोनस का मतलब ये है कि हमारे पास हर जो फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ होगा, बिकॉज काउंटर्स जो होते हैं वो फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन से बन रहे होते हैं,
और इनका काम बेसिकली काउंट करना है। हम देखेंगे यहाँ पर बाइनरी नंबर्स को काउंट जिस तरह हमसे हम करते हैं 0 1 2 3 के लिए, तो इसी तरह से यहाँ पर काउंटर्स काउंट कर रहे होंगे। और जब हम बनाएंगे या डिज़ाइन करेंगे काउंटर तो फ्लिप फ्लॉप्स की मदद से करेंगे। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जब भी हम फ्लिप फ्लॉप्स का लगाएंगे तो उसमें हमारे पास एग्जैक्टली सेम टाइम के ऊपर अपने स्टेट्स को चेंज नहीं कर रहे होंगे, बल्कि जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप होगा उसके आउटपुट पे डिपेंड कर रहा होगा दूसरा फ्लिप फ्लॉप। यानी कि जो क्लॉक की पल्स जनरेट हो रही होगी वो डिपेंडेंट होगी हमारे पास प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप के ऊपर। तो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एसिंक्रोनस। वो सिंक्रोनाइज नहीं होंगे, उनकी क्लॉक जो होगी वो सिंक्रोनाइज नहीं होगी आपस में मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस इज़ द 2 बिट सबसे सिंपल टाइप का है 2 बिट एसिंक्रोनस बाइनरी काउंटर। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो सेकंड वाला फ्लिप फ्लॉप है, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है, वो वही है जो हमने अभी तक देखा था। हमारे पास वही डी फ्लिप फ्लॉप है, डी एक इनपुट है, क्लॉक एक इनपुट है, क्लॉक की पल्स जनरेट हो रही है और हमें आउटपुट मिल रहा है Q0 और Q0 बार। फ़र्क बस ये है कि यहाँ पर हमने 2 फ्लिप फ्लॉप्स कंबाइन करे हुए हैं और जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप पे मुझे क्लॉक की पल्स जनरेट होकर मिल रही है वो डिपेंडेंट है फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के ऊपर। यानी कि जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट होगा वो दूसरे फ्लिप फ्लॉप का इनपुट बन जाएगा, क्लॉक का इनपुट बन जाएगा। सही है। तो दिस इज़ द डिज़ाइन ऑफ काउंटर। ये जो उसका लॉजिक डिज़ाइन है ये हम वो बता रहे हैं और इसी वजह से इसको एसिंक्रोनस कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास दोनों फ्लिप फ्लॉप्स के काउंटर्स जो है ना वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। और जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है उसका अपना एक क्लॉक है, लेकिन जो दूसरा फ्लिप फ्लॉप है वो सिंक्रोनाइज नहीं है उस क्लॉक के साथ, उसका वो सिंक्रोनाइज्ड है फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट के साथ। तो अब हम इसकी ज़रा ट्रुथ टेबल देख लेते हैं या इसका जो सीक्वेंस है वो देख लेते हैं। इनिशियली अब हमारे पास क्लॉक का पल्स जो होगा वो इनिशियली हम कह देते हैं कि Q1 और Q0 जो है वो 0 0 पर सेट है, यानी कि जो आउटपुट्स हैं वो हमारे पास 0 0 आ रहा है। जो नेक्स्ट आउटपुट होगा जब भी क्लॉक की पल्स जनरेट होगी तो हमारा आउटपुट जनरेट होगा। तो क्लॉक की पल्स 1 होगी, पहली दफ़ा जनरेट होगी तो मेरे पास आउटपुट में 0 1 आएगा। दूसरी दफ़ा जनरेट होगी तो 1 0 आएगा। तीसरी दफ़ा 1 1 आएगा और दोबारा से ये जब 4 साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगी तो वो दोबारा से 4 के ऊपर 0 0 पे सेट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो नंबर सीक्वेंशली जनरेट हो रहे होंगे वो 0 1 2 3 जो बाइनरी के नंबर्स होते हैं वो जनरेट हो रहे होंगे 2 बिट्स के ऊपर जितने हो सकते हैं वो यही 2 नंबर्स हैं। तो पहली दफ़ा 0 0 होगा, उसके बाद 0 1 होगा, उसके बाद 1 0 होगा, उसके बाद 1 1 होगा। अब ये होगा किस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इनिशियली हमारे पास हम कह रहे हैं कि हमें गिवन है कि हमारे पास जो आउटपुट्स हैं वो 0 0 हैं। हम कह देते हैं कि जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है दैट इज़ Q0 और जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है दैट इज़ Q1, जो यहाँ पर मैंने लॉजिक डायग्राम में भी बताया था। सही है। तो हमारे पास जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है वो जनरेट कर रहा है आउटपुट Q0 और जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है वो जनरेट कर रहा है Q1। और Q0 जो है वो हम कह रहे हैं इनिशियली 0 होगा और Q1 भी हम अज्यूम कर रहे हैं इनिशियली 0 होगा। तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इनकी वैल्यूज़ किस तरह से चेंज होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये देख लो कि Q0 का अगर मेरे पास Q0 की वैल्यू सपोज़ 0 है तो Q0 बाहर की वैल्यू जो होगी ना वो 1 होगी। अगर वो 0 है तो यानी कि Q0 0 है तो Q0 बाहर जो है ना वो 1 होगा। जब वो 1 होगा तो मेरे पास यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप 1 में इनपुट जो है ना वो जा रहा होगा 1 और वो तभी ट्रिगर होगा। इसका मतलब है कि जब भी मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में लो इनपुट होगा, लो आउटपुट होगा, तभी मेरे पास सेकंड फ्लिप फ्लॉप जो है वो ट्रिगर होगा या उसका जो क्लॉक की पल्स है वो जनरेट होगी। सही है। क्योंकि क्यू बार जो होगा ना वो 1 आ जाएगा। जब वो 0 होगा उसका आउटपुट तो उसका जो बार है वो 1 हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं जब टाइमिंग डायग्राम बनाएंगे तो जब भी मेरे पास Q0 है दैट उसकी वैल्यू इनिशियली 0 है, Q1 की भी वैल्यू 0 है। जब Q0 दैट इज़ द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वो हमारे पास 0 होगा तो उसका जो बार है वो ऑब्वियसली 1 होगा। और जब वो 1 होगा तो वहाँ पर मेरे पास Q1 के ऊपर क्लॉक का सिग्नल जनरेट हो रहा होगा, यानी कि चेंजेस सिर्फ तभी आएंगे। अब मैं यहाँ पर देखती हूँ कि जैसे ही मेरे पास क्लॉक की पल्स जनरेट हुई
तो फ्लिप फ्लॉप ने काम करना स्टार्ट करा, डी फ्लिप फ्लॉप था। जैसे ही मेरे पास इनपुट में जो है वो यहाँ पर 1 आएगा तो क्यू बार जो है ना वो 1 से 0 पर चला जाएगा, और जैसे ही वो 0 पर चला जाएगा तो सेकंड फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर ही नहीं होगा। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि जहाँ पर मेरे पास Q0 की वैल्यू, Q0 बार की जो वैल्यू है, यानी कि फ़र्स्ट फ्लिप फ्लॉप का जो इन्वर्टेड इनपुट है उसकी वैल्यू जब भी मेरे पास 0 है, वहाँ पर मेरे पास सेकंड फ्लिप फ्लॉप यानी कि Q1 के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, वहाँ पर डॉटेड लाइन बनाई भी ही नहीं है। सही है। इसी तरह यहाँ पर हम देख सकते हैं थर्ड पल्स के ऊपर भी ऐसे ही है कि जब भी मेरे पास Q0 बार का जो आउटपुट है वो 0 आ रहा है, वहाँ पर यहाँ वो इसको ट्रिगर ही नहीं करेगा, क्लॉक की इनपुट ही नहीं जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास आउटपुट भी जनरेट नहीं होगा। सिमिलरली हम यहाँ पर भी देख लेते हैं, इससे आगे अगर पल्सेस होती तो यहाँ पर भी देख सकते थे कि ऑल्टरनेटली ये चल रहा होगा। जब भी मेरे पास Q0 जो है ना 0 पर जाएगा, यानी कि फ़र्स्ट इनपुट 0 पर जाएगा तो सेकंड इनपुट 1 पर जाएगा, और जब वो 1 पर जाएगा तो तभी मेरे पास सेकंड फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट को चेंज करेगा। सही है। तो डॉटेड लाइन नीचे तक है जब भी वो 0 से 1 पर जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी जब भी वो 0 से 1 पर जा रहा है सिर्फ उसी वक्त इसको ट्रिगर करेगा सेकंड फ्लिप फ्लॉप को, और वो अपना स्टेट चेंज करेगा, अदरवाइज़ वो चेंज ही नहीं करेगा। सही है। यहाँ पर वो चेंज ही नहीं कर रहा, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, देयर इज़ नो चेंज ओवर देयर। अब जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है वो किस तरह काम करेगा कि जब भी मेरे पास क्लॉक की पल्स जनरेट होगी तो आउटपुट जो है ना वो अगर 1 था तो वो, अगर 0 था तो वो 1 हो जाएगा, और अगर 1 था तो वो 0 हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम भी हम देखते हैं, अगर यहाँ पर 0 था तो वो 1 हो जाएगा क्लॉक की पल्स पे, और अगर 1 था तो वो 0 हो जाएगा। जब भी ये चेंज होगा तो उसके हिसाब से ही हमारा जो दूसरा बार वाला आउटपुट है वो भी चेंज होगा, और जब वो चेंज होगा तो उसके हिसाब से हमारा जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है वो ट्रिगर होगा और उसका भी आउटपुट चेंज होगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जब भी मेरे पास क्लॉक की पल्सेस जनरेट हो रही हैं, Q0 अपनी स्टेट्स को चेंज कर रहा है, और Q0 जैसे ही चेंज कर रहा है Q0 बार भी अपने आप को चेंज कर रहा है। जब वो चेंज कर रहा है तो उसके ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं कि हमें सेकंड फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है उसको चेंज करना है या नहीं करना। तो इसी तरह हम कह सकते हैं जो फर्स्ट टाइम हमारा आउटपुट जनरेट हो रहा होगा, इनिशियली हम अज्यूम खुद कर रहे थे कि वो 0 था। नेक्स्ट टाइम जब क्लॉक की पल्स जनरेट होगी तो मेरे पास आउटपुट जो था वो 1, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी वो 1 हो जाएगी, और तो मेरे पास आउटपुट के ऊपर 0 1 आ रहा होगा। दिस इज़ द सेकेंड पल्स। थर्ड पल्स के ऊपर फर्स्ट पल्स के ऊपर मेरे पास यहाँ पर 0 आ रहा होगा और यहाँ पर 1 आ रहा होगा। फिर यहाँ पर मेरे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 हो जाएगी और मोस्ट सिग्निफिकेंट 1 हो जाएगी। तो दिस इज़ द सेकेंड आउटपुट जो हम कह रहे थे 0 0 के बाद 0 1 और फिर 1 0। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पर 0, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1। सिमिलरली जब थर्ड टाइम जाएंगे, थर्ड पल्स के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर मेरे पास दोनों 1 हो जाएंगे। Q1 तो था ही 1 पे, और Q0 भी जो है ना वो 1 हो जाएगा। तो दिस इज़ द थर्ड टाइम जो काउंटर चल रहा है वो 1 1 पे चल रहा है। और ऑटोमेटिकली जब वो फोर्थ टाइम पर जाएगा तो यहाँ पर मेरे पास आउटपुट वुड बी अगेन दोबारा से 0 0। अब वो दोबारा 0 0 पर जाएगा तो ये दोबारा से साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। अगेन वो 0 0 के बाद 0 1 1 0 1 1 ये सब जनरेट करता रहेगा। तो ये एक तरह का काउंटर बन जाएगा जो अपनी वैल्यूज़ को जो है ना वो काउंट करता जा रहा है। 0 के बाद 1 जनरेट हो रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो दिस इज़ द 2 बिट काउंटर। इसी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, हम 3 बिट काउंटर भी बना सकते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास 2 फ्लिप फ्लॉप्स नहीं, हमारे पास 3 फ्लिप फ्लॉप्स हैं और वो सब आपस में कनेक्टेड हैं। यानी कि जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है वो आउटपुट Q0 जनरेट कर रहा होगा, सेकंड वाला Q1 कर रहा होगा, थर्ड वाला Q2 जनरेट कर रहा होगा। तो यही हमारे पास Q0 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी और Q2 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी। और यहाँ पर हमारे पास क्लॉक की पल्सेस जब जब जनरेट होंगी ये अपनी स्टेट्स को चेंज करता रहेगा। इसका अगर हम लॉजिक डायग्राम देखें तो वो बिल्कुल ऐसे ही है, बस यहाँ पर हमने एक और फ्लिप फ्लॉप ऐड कर दिया है। दिस इज़ द थर्ड फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि हमारे पास 3 बिट काउंटर है तो यहाँ पर एक और फ्लिप फ्लॉप आ गया। फ्लिप फ्लॉप 0 था, 1 था एंड देन 2 था। ये इसका टाइमिंग डायग्राम है। तो हमारा जो सबसे पहला फ्लिप फ्लॉप चलेगा वो Q0 पर चलेगा। तो जैसे जैसे क्लॉक की पल्सेस मिलती जाएंगी अपना स्टेट्स को चेंज करता रहेगा।
तो इनिशियली वो 0 था, 0 के बाद 1 होगा, फिर ऑल्टरनेटली 0 के बाद 1, 1 के बाद 0, देन 0, देन 1, देन 0, देन 1, ऑल्टरनेटली चलता रहेगा Q0। Q1 जो है वो हर 2 पल्सेस के बाद अपने आप को चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि हमने जिस तरह लास्ट टाइम भी बताया था कि जब भी मेरे पास Q0 का बाहर आउटपुट में 1 जनरेट करेगा, तभी वहाँ पर मेरे पास Q1 चेंज होगा। तो इसका मतलब है कि जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर इसने अपने आप को 0 से 1 किया होगा, तो Q0 का जो बार है वो 0 हो गया होगा, तो ये ट्रिगर ही नहीं होगा। सही है। तो इसलिए यहाँ पर हमें एक ही जैसा स्टेट मिल रहा है Q1 पे। सही है। यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो 1 से 0 पर गया होगा, तो 0 का मतलब है कि Q बाहर जो है ना वो 1 हो गया होगा, और जैसे ही वो 1 हुआ तो यहाँ पर Q1 भी चेंज हो गया। सही है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑल्टरनेटली चेंजेस नहीं होंगी, हर 2 पल्सेस के बाद चेंजेस होंगी Q1 के अंदर, और Q2 के अंदर हर 4 पल्सेस के बाद चेंजेस आएंगी। सही, क्योंकि ऑब्वियसली वो इसके आउटपुट पे डिपेंड कर रहा। तो जब भी मेरे पास यहाँ पर अगर सपोज़ Q1 जो है वो 1 जनरेट कर रहा था, तो Q0 जो है, या सॉरी Q1 का जो बाहर है वो 0 जनरेट कर रहा होगा, और जब 0 जनरेट कर रहा होगा तो कोई चेंजेस आएंगी ही नहीं। तो यहाँ पर 0 0 0 0 ही आ रहा होगा। जब भी मेरे पास यहाँ पर आउटपुट में 0 आएगा, तो वहाँ पर चेंजेस आ जाएंगी। जब चेंजेस आएंगी तो वो उसको ट्रिगर करेगा, और वो 1 1 1 1 जो था उसका स्टेट वो जनरेट करता रहेगा। सही है। तो इस तरह से हमारा 3 बिट का काउंटर वर्क करेगा, और ये 3 बिट्स के ऊपर काम कर रहा होगा। तो 3 फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे, जो तीनों के जो क्लॉक्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं आउटपुट्स के साथ, और वो उसी से ट्रिगर होंगे। तो इसी तरह वो हमारे पास जो डिफरेंट 3 बिट्स के सीक्वेंसेस बन सकते हैं। फर्स्ट टाइम 0 0 0, देन 0 0 1 1 0 1 1, देन 1 0 0 4 5 6 7 तक ये चलेगा, और उसके बाद दोबारा अपना आपको रीसेट कर देगा, जैसे कि यहाँ पर लास्ट में कर रहा है 0 0 0 पर। तो दिस इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ काउंटर।